जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। परवेज अहमद डार नाम के वो पुलिस अधिकारी नमाज पढ़कर अपने घर लौट रहे थे कि तभी घात लगाकर बैठे दो आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसा दी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें परवेज अहमद डार अपने घर की तरफ बढ़ते नजर आए। तभी वहां पहले से मौजूद दो आतंकियों ने उनका पीछा शुरू किया और फिर पीछे से उन पर गोलियां दाग दी। दोनों आतंकियों के पास पिस्तौल थी जिससे उन्होंने एक के बाद एक कई फायरिंग किए। जैसे ही परवेज अहमद जमीन पर गिरे दोनों आतंकी वहां से फरार हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। जैसे ही उनका शव घर पहुंचा वहां मातम पसर गया। उनकी शहादत की खबर मिलते ही बड़ी तादाद में लोग उनके घर पर इकट्ठा हो गए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इस आतंकी हमले की निंदा की और शहीद परवेज अहमद डार को नमन किया। जयपुर में वैक्सीन लगाने में देरी होने पर लोग भड़क गए और उन्होंने खूब हंगामा किया। वहां के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई और स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर निकाल दिया। इससे पहले टीका लगवाने पहुंचे लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच खूब बहस हुई। लोगों ने आरोप लगाया कि वहां आई आम जनता को अनदेखा किया गया और केवल उन लोगों को टीका लगा जो स्वास्थ्य कर्मियों के जानने वाले हैं। इस बात पर वैक्सीन लगाने वाले भड़क गए। उन्होंने पहले तो आरोप लगाने वालों को प्यार से समझाया, लेकिन जब ये तरीका बेअसर हो गया तो उन्होंने जैसे को तैसे के अंदाज में जवाब दिया और हंगामा करने वालों को बाहर निकाल दिया और टीका लगाना बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल दहलाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दो गुटों के बीच सड़क पर खूनी संघर्ष छिड़ गया। बताया गया कि दोनों गुटों का एक मकान पर कब्जे के लिए विवाद चल रहा था और इसी वजह से दोनों गुट एक बार फिर आमने सामने आ गए। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग लाठियों से वहां खड़ी एक कार पर हमला करते दिखाई दिए। उन्होंने कार के शीशे चकनाचूर कर दिए और जमकर तोड़फोड़ की गई। लेकिन तभी दूसरी तरफ के कुछ लोग भी उनके हत्थे चढ़ गए। इसके बाद तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ उन पर अंधाधुंध लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जान बचाने के लिए वो लोग वहां से दूसरी तरफ भागने लगे लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक आदमी तो इतना पीटा गया कि वो जमीन पर गिर पड़ा। लाठियों की बौछार से वो अधमरा हो गया लेकिन हमलावरों ने उसे नहीं छोड़ा। उसे चारों तरफ से घेर कर लाठियां बरसाते रहे। अरे मर जाएगा छोड़ दो, अरे मर जाएगा छोड़ दो। इस खूनी झड़प में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए जिन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया और मामला दर्ज करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए को देखकर दहशत फैल गई। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि उस इलाके में सड़क पर एक सफाई कर्मचारी अपने काम में जुटा था। वो झाड़ू लगाते लगाते एक मकान के सामने पहुंचा। तभी उसके अंदर से एक तेंदुआ तेजी से बाहर निकला और उसने उस मकान में रहने वाले एक लड़के पर हमला कर दिया। उस लड़के को जमीन पर गिराने के बाद वो तेंदुआ वहां से भागने की कोशिश करने लगा। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। सफाई कर्मचारी सबसे पहले अपनी जान बचाते हुए भागा। आसपास के लोग भी शोर सुनकर अपने मकानों से बाहर निकले। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। बताया गया कि लोगों ने उस तेंदुए को किसी तरह एक दुकान में बंद कर दिया और फिर वन विभाग को इसकी खबर दी। वहीं तेंदुए के हमले से वो लड़का घायल हो गया। बाद में वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से उस तेंदुए को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया। तब जाकर इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन तेंदुए को पकड़ने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा, जिसकी वजह से वो काफी देर तक बेहोश रहा। उसे उसी हालत में शहर से दूर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोगों ने महिलाओं की लाठियों से जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि वहां दो परिवारों के बच्चों के बीच आम तोड़ने पर लड़ाई हुई थी। लेकिन इसकी शिकायत करने जब वो महिला अपने पड़ोसी के घर पहुंची तो बुरी तरह भड़क गया और उसने उन पर हमला कर दिया। उसने अपने परिवार वालों के साथ उन महिलाओं की जमकर पिटाई की। सामने आए वीडियो में कुछ लोग महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट करते दिखाई दिए। एक महिला ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसे भी लाठी से पीटा गया। इसी तरह दूसरी महिलाओं पर भी जमकर डंडे बरसाए गए। वहां काफी देर तक यही हंगामा चलता रहा। इस मारपीट में दूसरी तरफ की महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी अपने पड़ोसियों पर जमकर डंडे बरसाए। बाद में पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। संबंधित परिवारों से तहरीर लेकर के मुकदमा लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मारपीट में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है।
अमेरिका के कई राज्यों से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां क्लॉडेट तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई। इस तूफान का जबरदस्त असर इलिनॉय में देखने को मिला, जहां से सामने आई तस्वीर में एक घर तो किसी खिलौने की तरह टूटकर बिखरा नजर आया, जिसकी न तो दीवारें बची थीं और न छत। ऐसा लगा जैसे किसी पुराने ढांचे में घर का टूटा फूटा सामान एक के ऊपर एक रख दिया गया हो। इस घर के चारों तरफ कई पेड़ भी टूटकर गिरे पड़े मिले, जिनको रास्ते से हटाने के लिए बचाव दल और आसपास के लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन सिर्फ यही एक घर नहीं, वहां तूफान की वजह से और भी कई घरों को बेहद नुकसान हुआ। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में इन मकानों की हालत साफ देखी जा सकती है। किसी के घर की छत पूरी तरह गायब दिखी तो किसी की छत टूटी फूटी हालत में नजर आई। साथ ही पूरे इलाके में ईंट, मिट्टी और लकड़ी का मलबा ही मलबा बिखरा मिला। घरों के साथ साथ इस तूफान ने बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, जो भारी भरकम पेड़ों के नीचे दबी दिखाई दी। अमेरिका के अलाबामा में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे, जहां तूफान की चपेट में आने से पिछले 2 दिन में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां के ईस्ट ब्यूटन शहर में तूफान का कोहराम देखने को मिला, जहां से सामने आई एक तस्वीर में एक मकान पूरी तरह से उजड़ा हुआ नजर आया। बताया गया कि वहां हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसकी छत और दीवारें गिरने के साथ अंदर रखा बड़ा बड़ा फर्नीचर तक बाहर पड़ा मिला। I went flying out the door on the couch. इतना ही नहीं, तूफानी हवाओं ने मकान के बाहर खड़ी एक गाड़ी को भी पलट दिया, जो मलबे के नीचे पूरी तरह ढकी दिखी। इसी तरह शहर में जगह जगह घर और गाड़ियों पर कहीं न कहीं से उड़कर आए बड़े बड़े ढांचे गिरे नजर आए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जल्द ही हालात सामान्य होने का भरोसा जताया है और तूफान से तहस नहस मकानों में मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश लाठी से एक बस पर ताबड़तोड़ हमला करते दिखाई दिए। ये हमला उस वक्त किया गया जब बस दिल्ली से बिहार जा रही थी और उसमें कई यात्री बैठे हुए थे, जो अचानक हमले से बुरी तरह घबरा गए। गनीमत यह रही कि हमले में उन्हें चोट नहीं लगी। घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें कई लोग बस को घेरकर उस पर लाठी चलाते नजर आए। हंगामे की वजह से वहां थोड़ी देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी बस पर हमला कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ युवक किठौर से बस में चढ़े और गजरोला में वहाँ ड्राइवर और इस बस संचालकों पर उन्होंने मारपीट की है। जो सवारी है उसमें किसी को कोई चोट नहीं आई है। जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है, तत्काल चौकी इंचार्ज की तरफ से ही मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया है। बिहार और बंगाल के कई इलाकों में बारिश थमने के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिहार के कुछ इलाकों में उफान पर बह रही नदियों ने कई रास्तों को तोड़ दिया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। समस्तीपुर में तो कई गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने वाला एक कच्चा रास्ता भी सैलाब में बह गया, जिसके बाद उन गांवों के कुछ लोगों ने जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच से टूटे हुए रास्ते को पार किया। कुछ लोग तो रास्ता टूटने के बाद वहां बह रहे पानी में मछलियां पकड़ने के लिए उतर गए। कुछ ऐसे ही हालात नवादा में भी देखने को मिले, जहां पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश की वजह से नारदीगंज इलाके की तरफ जाने वाला रास्ता टूट गया। ये रास्ता ब्रिज टूटा पड़ा है, इस बार जाने में दिक्कत हो रहा है। उस रास्ते पर इतना पानी भर गया कि किसी ने भी उसे पार करने की हिम्मत नहीं की और कई किलोमीटर लंबा रास्ता तय करके लोगों को दूसरी तरफ जाना पड़ा। इस बार बिहार में जो बारिश हुई, उससे गंडक नदी भी उफान पर आ गई थी और उसके पानी ने गोपालगंज समेत कई इलाकों में तबाही मचाई। हालांकि उन इलाकों में बारिश रुक चुकी है, लेकिन कई गांवों में अब भी नदी का पानी भरा हुआ है। वहां के एक गांव से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग घुटनों तक पानी में डूबकर एक चारपाई पर एक बीमार बच्चे को अस्पताल ले जाते नजर आए। तबीयत खराब है लड़का, कोई से हम लोग पैदल लेकर जा रहे हैं पानी है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताया गया कि जब गांव में पानी भरा तो ज्यादातर लोग वहां से सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल चुके थे, लेकिन बाकी लोग सरकारी मदद के इंतजार में वहीं रुक गए। और ऐसी ही मदद का इंतजार बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर के उन इलाकों के लोगों को भी करना पड़ा, जहां बारिश बंद होने के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। असल में पश्चिमी मेदिनीपुर समेत कई जिलों में बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई, जिनका पानी अब तक कई इलाकों में जमा है। पश्चिमी मेदिनीपुर के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में बाजार के बीच नावें चलती नजर आईं। लोगों की मदद के लिए ये नावें प्रशासन की तरफ से नहीं चलाई गईं, बल्कि इलाके के कुछ लोगों ने किराए पर सड़कों पर नावें उतार दी। 3 से 4 फीट तक पानी से भरी सड़कों को पार करने के लिए कई लोगों ने इन नावों का सहारा लिया। कुछ लोग तो कमर तक पानी में डूबकर सड़कों को पार करते नजर आए। ये सब प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, हर साल ऐसे ही हो रहा है। बारिश के बाद नदियों के उफान पर आने से वहां जो पानी भरा, उसमें कई इलाके डूबे नजर आए।
लोगों के मकान, दुकानें, यहां तक कि कई खेत भी पानी में डूब गए। उत्तराखंड के रुड़की से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला के गले से चेन लूट ली, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में स्कूटर पर सवार वो महिला अपने पति के साथ वहां से गुजरती नजर आई। तभी मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश भी उनके पीछे लग गए। जैसे ही महिला के पति ने मोड़ पर स्कूटर की रफ्तार धीमी की, लुटेरों ने झपट्टा मारते हुए महिला के गले से चेन छीन ली और वहां से फरार हो गए। महिला और उसका पति इस घटना से इतना सहम गए कि उन्होंने लुटेरों का पीछा भी नहीं किया। बाद में पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज किया गया है, उनकी तलाश की जा रही है। वहाँ इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार तो बेखौफ बदमाशों ने भीड़भाड़ वाली सड़क पर ही घटना को अंजाम दे दिया। 12वीं के नतीजों में हो रही देरी की वजह से कॉलेजों के दाखिले पर बने हुए भ्रम को सरकार ने खत्म कर दिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि जब तक 12वीं के नतीजों का ऐलान नहीं होता, तब तक कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान दी। साथ में यह भी बताया कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों ही बोर्ड के 12वीं के नतीजों तक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा जाएगा। वहीं औसत नंबरों के आधार पर नतीजों वाले फॉर्मूले के विरोध का रास्ता भी बंद हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फॉर्मूले के विरोध में आई याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक 15 सितंबर से पहले सभी तरह की परीक्षाएं खत्म करा दी जाएंगी और उसके बाद जल्द से जल्द परीक्षाओं के नतीजे देने की कोशिश होगी। खबर है कि बच्चे को स्कूल में दाखिला न मिलने पर एक शख्स ने मुंबई की मंत्रालय बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी। मुंबई में महाराष्ट्र की मंत्रालय बिल्डिंग में बम रखने की धमकी देने वाले आरोपी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने बच्चे को स्कूल में दाखिला न मिलने पर यह धमकी भरा ईमेल किया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी में शामिल हरिभूषण की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से टीएमसी सांसद नुसरत जहां की शादी का मामला लोकसभा तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्र मौर्य ने इस मुद्दे को उठाते हुए नुसरत जहां पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। अब वो अपने उस शादी को खंडन कर रही हैं कि उनकी वो शादी वैलिड है ही नहीं। इस चिट्ठी के सामने आते ही टीएमसी ने बीजेपी सांसद पर पलटवार किया। मेरा संदेश आप मौर्य जी तक पहुंचाइए कि और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आप पहले अपना ध्यान वो करिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों के लिए रोहतांग दर्रे तक इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई। अभी राज्य परिवहन एचआरटीसी ने ऐसी 3 बसें लगाई हैं जो 2 घंटे तक रोहतांग दर्रे में रुकेंगी, जहां सैलानी बर्फ में परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। इसके बाद ये इलेक्ट्रिक बसें अटल टनल से होकर मनाली लौटेंगी। गाड़ी मनाली से रोहतांग वो पैसेंजर को बाया अटल टनल घुमाती हुई शाम तक यहाँ वापस आ जाएगी। दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में भी 158 रनों से हरा दिया। इसी के साथ उसने ये सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने हैट्रिक भी अपने नाम की। 24 जून को पीएम के साथ होने वाली बैठक से पहले गुपकार के सदस्यों ने आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाने का ऐलान किया। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ है और वो ये मुद्दा पीएम के सामने उठाने की तैयारी कर चुके हैं। श्रीनगर में गुफ्कार गठबंधन की बैठक के बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के एक बयान ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने इस बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। बकौल महबूबा मुफ्ती, अगर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में शांति कायम करना चाहती है तो उसका एक ही चारा है और वो है पाकिस्तान से बातचीत। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासी हलचल परवान चढ़ने लगी है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर 24 जून को पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक से ठीक पहले पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को लेकर राग अलापना शुरू कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार शांति चाहती है तो उसे पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए। हमसे डायलॉग कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। इतना ही नहीं, गुपकार की बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने राजनीतिक कैदियों का मुद्दा भी उठाया और पीएम मोदी के साथ होने वाली बैठक में ये मुद्दा उठाने की बात कही। उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे
कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। असल में श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में उनके घर पर गुपकार गठबंधन की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती समेत 7 नेता मौजूद थे। बैठक में 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई मीटिंग में जाने पर चर्चा की गई। साथ ही उन मुद्दों पर भी मोहर लगा दी गई कि आखिर सरकार के सामने किन मुद्दों को मजबूती के साथ उठाना है। गुपकार अलायंस की बैठक में ये भी तय हो गया कि पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी 24 जून को होने वाली बैठक में शामिल होंगी। साथ ही इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बैठक के एजेंडे को भी मीडिया के सामने साफ किया। हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। इस दौरान गुपकार अलायंस के तमाम नेताओं ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपना एजेंडा रख दिया। बैठक के बाद गुपकार नेताओं ने कहा कि ये अलायंस केंद्र के एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में अगर केंद्र कोई प्रस्ताव रखता है तो उस पर साथ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। यानी 24 जून को होने वाली बैठक में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाएगा। हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज है, अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे। अगर वो हक में नहीं होगी, हम बरमला ना कर लेंगे। उधर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने गुपकार अलायंस की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर जोरदार हमला बोला है। हमने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखे हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कातिल है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा हमला किया है, जहां बर्बाद किया, खून खराबी किया है, लहूलुहान किया है जम्मू कश्मीर को। तो मेरे को नहीं लगता कि गुपकार अलायंस कहता है 370 को हटना चाहिए, जम्मू कश्मीर को फिर राज्य बनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है। अब 370 एक पास्ट है, वो एक इतिहास बन चुका है, उसकी वापसी अब संभव नहीं है। जबकि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इस मुद्दे पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये अभी टॉक हुई नहीं है, उससे पहले पार्टी के नाते हम कमेंट करें ये उचित नहीं होगा। ये सरकार का विषय है, सरकार के साथ बातचीत हो रही है, होगी। इस विषय पे हम अभी कमेंट नहीं करेंगे। वी विल रिजर्व आवर कमेंट्स फॉर अ फ्यूचर डे। फिलहाल सियासी दलों को 24 जून का इंतजार है, क्योंकि उस दिन जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पीएम मोदी की अगुवाई में बैठक होने जा रही है। बैठक न सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थानीय मुद्दों के लिए अहम होने वाली है, बल्कि जम्मू कश्मीर के सियासी हवाओं का रुख भी उस मीटिंग में तय हो सकता है। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद के खोरी गांव में बने मकान तोड़ने के आदेश के बाद वहां पहरा बढ़ा दिया गया। इस गांव के मकान वन विभाग की जमीन पर बने हैं। यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद गांव के मकानों पर नोटिस चिपका दिया गया और वहां जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस का पहरा लगा दिया। खोरी गांव के लोग अपना मकान नहीं तोड़ने देने की बात पर अड़े हुए हैं और प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करने के मूड में है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने से पहले गांव की सीमाओं पर हरियाणा पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। खोरी गांव के जितने भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों पे इस तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है। गांव के जो अंदर हैं उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं है, जो बाहर के लोग हैं उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस गाँव में हजारों लोग रहते हैं, इसलिए उनके मकानों को तोड़ने से पहले प्रशासन ने पूरी सावधानी बरती और गांव को सील कर दिया। प्रशासन इस गांव से केवल उन्हीं लोगों को बाहर आने की इजाजत दे रहा है जो अपना मकान खाली करके निकल रहे हैं। वैसे अब तक गांव के किसी परिवार ने अपना मकान नहीं छोड़ा है, उल्टा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया और हाथों में बैनर लेकर सरकार से मांग की कि उन्हें बेघर न किया जाए। इन लोगों के चेहरे देखकर जाहिर हो गया कि आशियाना छीनने के डर ने इन लोगों को कितना बेबस कर दिया है। घर बनाने में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा चुके इन लोगों को सूझ ही नहीं रहा कि वो करें तो करें क्या। कोई नहीं खाली किया है, अभी कोई नहीं खाली किया है, सब खाली करके जाएंगे। कहाँ रहना तो यही है। कुछ लोग अपना मकान बचाने के लिए जान देने के लिए तैयार दिखे। हम यही है, मार देंगे तो मर जाएंगे, घर तोड़ेंगे हमको मार देंगे। फरीदाबाद के खोरी गांव की आबादी करीब 1 लाख है और पिछले 30 साल से वहां सरकारी स्कूल भी चल रहा था,
लेकिन अचानक आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से इन लोगों का बसा बसाया घर उजड़ने वाला है। सरकार की ओर से मकानों पर पहले ही नोटिस चिपकाया जा चुका है और अब इन मकानों को गिराने की तैयारी की जा रही है। ये जो घर है मेरे आसपास यहाँ पर देख सकते हैं, चारों तरफ इन घरों पर ही नोटिस चिपकाया गया था कि इन घरों को तोड़ा जाएगा। इस बीच इस मामले में सियासी पार्टियां भी कूद पड़ी। आम आदमी पार्टी ने गांव के लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की। हमने उस गांव के पुनर्वास की मांग की थी। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिख चुका हूं, राष्ट्रपति को मैंने मानवता के आधार पर लिखा। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने तो इस मामले में प्रदर्शन की तैयारी भी की थी और वो गांव के लोगों के साथ पैदल मार्च निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनका प्लान फेल कर दिया और उन्हें फरीदाबाद बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया और करीब 5 घंटे बाद सुशील गुप्ता को रिहा किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो करीब 20 दिन से सरकार से गांव वालों की मदद करने की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर बसा खोरी गांव करीब 40 साल पुराना है, जिसमें करीब 1 लाख लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों का मकान तोड़ने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि वो सभी अवैध मकान और वन विभाग की जमीन पर बनाए गए। हरियाणा सरकार ने खोरी गांव को खाली करवाने का जिम्मा नगर निगम को सौंपा है, जो पूरी तैयारी से कार्रवाई करने वाला है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां डिपो में खड़ी एक बस अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। लपटें इतनी तेज थी कि वो काफी दूर से ही दिखाई दे रही थी। बस में आग लगने की खबर लगते ही वहां लोगों का हुजूम जुट गया। बस में आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम भी वहां पहुंची। पहले तो लोगों को जलती बस के पास से दूर हटाया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में जिला प्रशासन ने हाईवे बनाने के लिए उन मकानों पर बुलडोजर चला दिए जो उसके नक्शे में बाधा बन रहे थे। बताया गया कि 2 महीने पहले वहां रहने वाले लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंची और कार्रवाई शुरू की। खुदाई करने वाली कुछ मशीनों की मदद से एक-एक कर उन सभी मकानों को धराशायी कर दिया गया, जहां से द्वारका हाईवे की सड़क गुजरेगी। चिपका दिए गए थे, करीब 20 दिन से मुनादी कराई जा रही है। बताया गया कि जितना समय वहां रहने वाले लोगों को मकान खाली करने के लिए दिया गया था, उसके बाद ही जिला प्रशासन की टीम वहां कार्रवाई करने पहुंची ताकि हाईवे के काम को आगे बढ़ाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मथुरा से दिल दहला देने वाला वीडियो एक सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की मकान की दूसरी मंजिल से जमीन पर गिरती दिखाई दी। छत से जमीन पर गिरने की वजह से लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई और इस घटना से ठीक पहले 3 लड़के उसके घर के बाहर बाइक से आते हुए नजर आए। घर वालों ने इन तीनों लड़कों पर ही लड़की को छत से फेंकने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी बताया कि घटना से पहले उनके पास किसी अनजान नंबर से फोन आया था, जिसमें फोन करने वाले ने उनसे घर पर होने की बात पूछी थी। थोड़ी देर बाद 3 लड़के बाइक से उनके घर पहुंचे और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। एयरपोर्ट से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मुंबई जाने से रोकने पर एक यात्री ने जमकर हंगामा किया। यह घटना एक दिन पहले की है। बताया गया कि उस यात्री के पास RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी, जबकि महाराष्ट्र जाने के लिए इस रिपोर्ट का होना जरूरी है, जिसके लिए इस यात्री को भी दिल्ली हवाई अड्डे पर टोका गया, लेकिन उसने बहानेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद उसे एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने जबरन बाहर निकाला। उसे घसीटते हुए वो बाहर ले गए। इससे पहले उसने वहां खूब बवाल किया। वो एयरपोर्ट के स्टाफ से भिड़ गया। पैसा जाता, तोरे घर से कुछ जाता का? हद तो तब हो गई जब वो खुद को कोरोना पॉजिटिव बताते हुए उनके पास जाने लगे। कोरोना जिस एयरलाइन से वो जाने वाला था, उसने बताया कि उस आदमी को टिकट की पूरी रकम रिफंड कर दी गई है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में बाढ़ आने के बाद सड़क का हिस्सा उसमें समा गया, जिसकी वजह से सड़क पर आना जाना रुक गया। बताया गया कि सड़क कई गांव को जोड़ती है, लेकिन लगातार हो रहे कटाव की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। लोगों ने आरोप लगाया कि नदी का कटाव रोकने के लिए प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। अभी हम खड़े हैं सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत स्थित संत नगर जो पथ है, यहाँ का रजंदीपुर संत नगर पथ, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा का रौद्र रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो कटाव है काफ़ी तेजी से हो रहा है। सड़क जो बनी हुई थी यहाँ पर
वो पक्की सड़क को पूरी तरीके से कटाव में बह चुकी है और 200 मीटर लगभग यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर कटाव हो चुका है और जो पक्की सड़क बनी हुई थी वो गंगा में विलीन हो चुकी है और यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी भयभीत हैं। लोगों का कहना है कि अब उनके घर का क्या होगा। वहीं कहीं से भी कोई सरकार की ओर से कोई पहल यहाँ पर जियो बैग देने की जो बात होती है या कटाव विरोधी काम होता है वो यहाँ पर होता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के एटा में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के ठिकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। आरोप है कि वहां अवैध तरीके से एक फार्म हाउस और कुछ दुकानें बनाई गई, जिन्हें प्रशासन ने खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से जमींदोज कर दिया। अलग अलग जगहों पर बने इन ठिकानों को तोड़ने में कई घंटों का वक्त लगा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में दिखा कि फार्म हाउस की बाउंड्री वॉल को मशीन से ढहा दिया गया। इसी तरह प्रशासन ने उन दुकानों को भी तोड़ दिया जिन्हें अवैध तरीके से बनाने का आरोप था। इस बीच समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये मामले कोर्ट में हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने जल्दबाजी दिखाई। प्रशासन द्वारा ये अवैध तरीके से निर्माण ये ध्वस्त कराया जा रहा है, ये संवैधानिक पूर्ण गलत है। प्रशासन ने एहतियातन दोनों जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात कर रखे थे ताकि किसी भी हंगामे से निपटा जा सके। मध्य प्रदेश के देवास में एक टोल प्लाजा कर्मचारी की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। बताया गया कि टोल पर विवाद बैरिकेड गिराने पर हुआ था। बैरिकेड कार की टक्कर से गिरा था। टोल कर्मचारी ने जब कार के बारे में पूछा तो एक आदमी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया और बाद में पिटाई करने वाले लोग वहां से चले गए, जबकि टोल कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खबर है कि कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में हिंसा फैलाने की साजिश आईएसआई ने रची है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस साजिश के तहत सुरक्षा बल को भड़काने का प्लान बनाया है ताकि 26 जून को होने वाले किसानों के प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और हिंसा फैलाई जा सके। आईएसआई की इस साजिश को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। असल में संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 26 जून को देश भर में प्रदर्शन की तैयारी की है, जिसके तहत किसान राजभवन और डीएम दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ तमिलनाडु की विधानसभा में बिल लाया जा सकता है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाने का ऐलान किया। दिल्ली के पास गाजियाबाद की हाउसिंग सोसाइटी शिप्रा सृष्टि में एक बुजुर्ग की 8वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध हालात में मौत हो गई। यूपी के अयोध्या में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि ये बदमाश एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर खाते से पैसे निकाल लिया करते थे। इनके पास से भारी संख्या में एटीएम कार्ड, क्लोनिंग मशीन, एटीएम क्लोनिंग मशीन, लैपटॉप इत्यादि बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक बुजुर्ग की अंतिम यात्रा में उनके परिवार वालों ने संगीत बजवाया। वो उनके शव को शमशान घाट तक इसी तरह ले गए। फूल मुझ पर चढ़े, फूल मुझ पर चढ़े। जिन बुजुर्ग की मौत हुई उनके परिवार वालों ने बताया कि वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। बूढ़े को करते सब लोग थे, उनके 5-6 भाई थे, सब लोग मिलके हम लोगों ने खुशहाली की वजह से डीजे बजवाया। यूरो कप के एक मैच में ऑस्ट्रिया ने यूक्रेन को 1-0 से हरा दिया। इसी के साथ उसने पहली बार टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। केंद्रीय कमेटी के सामने पेश हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में कांग्रेस के नाराज विधायकों को जल्द मनाने के निर्देश दिए गए हैं। कमेटी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक 1 घंटे से ज्यादा चली। चर्चा है कि अमरिंदर सिंह को निर्देश दिया गया कि वो नाराज विधायकों को जल्द से जल्द मना ले, क्योंकि चुनाव से पहले विधायकों को खुश रखना जरूरी है। पंजाब कांग्रेस में एक दिन पहले तूफान मचाने वाले सिद्धू ने अचानक खामोशी ओढ़ ली। वहीं दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने इस मसले पर लंबा मंथन किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की कमेटी के सामने मुलाकात हुई। कमेटी ने बैठक के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह से ऐसा फार्मूला निकालने को कहा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने हिसाब से सरकार और संगठन की चीजों को दुरुस्त करना होगा ताकि चुनाव में किसी तरीके का नुकसान ना हो। लेकिन इन सब के बीच सिद्धू कहाँ हैं? विधानसभा पवित्र स्थान खड़ के कहा वाइट पेपर दूं, क्यों नहीं देता? 3 रुपये बिजली देने को क्या क्यों नहीं देती? 5 रुपये बिजली देने को क्या 10 रुपये क्यों दे रहे हो? और लास्ट 6 महीने की याद आती है बिजली सस्ती कर दी। क्यों भाई, क्यों भाई आप विधायकों को नौकरी दी? क्यों? कुर्सी बचाने? कांग्रेस के बागी नेता नवजोत सिंह सिद्धू के इन बयानों ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है।
लेकिन सिद्धू के लिए अफसोस की बात यह है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर इन आरोपों का कोई असर नहीं पड़ा है। इसका सबूत है कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में कैप्टन की पेशी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस पैनल ने पेशी के दौरान कैप्टन से कहा है कि वो नाराज विधायकों के अधूरे कार्य जल्द पूरा करें। कमेटी ने ये भी कहा कि चुनाव से पहले विधायकों को खुश रखना जरूरी है। नाराज नेताओं को मनाने के लिए कैप्टन खुद प्रयास करेंगे। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और ड्रग्स मामले में कार्रवाई पर तेजी लाने पर भी कैप्टन ने सहमति जताई है। कमेटी ने कहा है कि चुनाव से पहले तक सारी गुटबाजी खत्म करना जरूरी है। साथ ही कैप्टन ने कमेटी से कहा है कि वो सस्ती बिजली समेत जनहित के ज्यादातर वादे जल्द ही पूरे करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कमेटी के सामने आए और उन्होंने वो जानकारियां दी और मुझे बेहद खुशी है उन जानकारियों का सीधा संबंध समाज के कमजोर तबके, दलितों, नौजवानों, किसानों और आम लोगों से है। कैप्टन की पेशी के बाद कमेटी ने उन्हें आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन इस बीच सिद्धू ने कांग्रेस पैनल और ज्वाइंट मीटिंग को लेकर एक और बागी ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा, तीसरी बार फेक न्यूज। कांग्रेस पैनल या आला कमान के साथ मेरी ज्वाइंट मीटिंग ना तो पहले थी और ना अब है, लेकिन बार बार मीडिया के सामने सच बताने के बावजूद 22 जून को मेरी ज्वाइंट मीटिंग को लेकर झूठा प्रचार किया जा रहा है। वहीं कमेटी के साथ लंबी मुलाकात के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे विवाद को सुलझाने का वायदा किया। कमेटी ने भी सिद्धू के मुकाबले कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ज्यादा भरोसा जताया। सिद्धू के साथ दिक्कत यह है कि ना तो वो कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं और ना ही पार्टी के मुताबिक सही मंचों पर अपनी बात कह रहे हैं। वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के सहारे कैप्टन और उनकी सरकार को निशाना बना रहे हैं। इसे लेकर आलाकमान भी नाराज है। वहीं उनके इंटरव्यू को लेकर पार्टी की कमेटी के सदस्य और राहुल गांधी भी खुश नहीं बताए जा रहे। सिद्धू के बयान और उनके ट्वीट जिस तरह से पंजाब में अपनी ही सरकार के खिलाफ विपक्ष को मुद्दा देने का काम कर रहे हैं, उससे कमेटी और आला कमान दोनों खफा हैं। खबर है कि सिद्धू ने लाख कोशिशों के बावजूद कमेटी से बात नहीं की। इस तरह से वो आला कमान पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो, इनके लिए इनको बुला के जो चर्चा करना थी, जो कुछ बचे कुछ विषय थे, उस पे इनको बात करने का हमने इच्छा जाहिर की, तो उस पे बात होगी। कैप्टन और सिद्धू के बीच जारी घमासान में कैप्टन अपना रुख और रणनीति कमेटी के सामने साफ कर चुके हैं। वहीं सिद्धू पर फाइनल बातचीत और फैसला दोनों बाकी हैं, क्योंकि आला कमान ये नहीं चाहता कि वो अपनी ही कमेटी को बाईपास करके सिद्धू से बात करे। सिद्धू और कैप्टन की इस आपसी खींचतान में पहला मोर्चा लगता है कैप्टन ने जीत लिया है। अब कमेटी ने उन्हें नाराज विधायकों और नेताओं को मनाने में जुटने को कहा है, ताकि चुनाव में इसका कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। वहीं सिद्धू अब अकेले पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका अंदाज बयां कमेटी और पार्टी आलाकमान को अखर रहा है। सिद्धू के साथ ये भी दिक्कत है कि वो जब सही मंचों पर अपनी बात नहीं कह रहे और कमेटी के सामने नहीं जा रहे, तो उनसे आखिर बात कौन करेगा। जाहिर है ऐसे में अब पार्टी ने कैप्टन को सियासी कमान सौंप दी है और सिद्धू पर सस्पेंस बना हुआ है। पेरिस में आसमान में उड़ने वाली एक टैक्सी का कामयाब ट्रायल किया गया। बिजली से चलने वाली इस इको फ्रेंडली एयर टैक्सी को 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों में इस्तेमाल करने का प्लान है, जिसके लिए इस टैक्सी का एक और ट्रायल किया गया। पेरिस के एक बाहरी इलाके में एक छोटे से रनवे पर उसे उड़ाकर दिखाया गया। किसी छोटे हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाली इस एयर टैक्सी के ऊपरी हिस्से से एक बड़ी रिंग जुड़ी है, जिसमें छोटे छोटे पंखे लगे हैं। बैटरी से चलने वाले इन्हीं पंखों के सहारे इसने बड़ी आसानी से उड़ान भरी और आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गई। इस टैक्सी को जर्मनी की वोलोकॉप्टर कंपनी ने बनाया है, जिसने दावा किया कि उसकी ये एयर टैक्सी लोगों के सफर की सूरत बदल देगी। इस एयर टैक्सी में 2 लोग आराम से सफर कर सकते हैं और ये 200 किलो तक का भार उठाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। ये उड़ने वाली टैक्सी जीपीएस की मदद से खुद अपनी मंजिल ढूंढ लेगी। यही नहीं, इसे मोबाइल ऐप के जरिए बुक किया जा सकेगा। यूपी के चंदौली में एक ढाबे पर कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। लोगों ने न सिर्फ वहां पर तोड़फोड़ की, बल्कि ढाबे के कर्मचारियों के रोकने पर उन्हें जमकर पीटा। वारदात के बाद आरोपी असला लहराते हुए वहां से फरार हो गए। आधी रात को ढाबे पर मचे तांडव की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
तो वहीं ढाबा मालिक की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि ढाबे पर आए लोग शराब पीने की जिद कर रहे थे और उन्हें रोकने पर उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। 4 दिन पहले जो ना धमकी आई थी, 2 बजे रात में ये लोग जो ना रूम में घुस के धमकी दिए जान से मारने के लिए। और उसके बाद जो ना 4 दिन के बाद आज वाले रात में घटना ये लोग दिखा दिए मेरे कर्मचारियों को, और टेबल कुर्सी कैमरा सब काउंटर सही जो ना तोड़ फोड़ करके जो ना स्टाफों पे मारते हुए, लहराते हुए जो ना फायरिंग करते हुए लोग जो ना निकल गए। हाईवे पर महादेव ढाबे पर कुछ लोगों ने आकर के तोड़फोड़ की और मारपीट किए हैं। उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। नेपाल की सीमा से लगने वाले यूपी के कई गांवों में बाढ़ ने लोगों का जीवन उजाड़ कर रख दिया। करीब 80 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह तालाब की शक्ल ले चुके हैं, जिसकी वजह से गांवों में केवल वही लोग मौजूद हैं जो किसी भी कीमत पर अपने घर और खेत छोड़कर जाने को तैयार नहीं। छाती तक के पानी में चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की मजबूरी है। घर, खंबे, खेत, मैदान सब कुछ पानी में डूबा है। लखीमपुर खीरी जिले की 5 तहसीलें बाढ़ की मार झेल रही हैं, जिनमें कई गांवों की शक्ल ऐसी ही है। शारदा नदी और घाघरा नदी पिछले कई दिनों से लोगों को डरा रही हैं, जिसकी बड़ी वजह नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा पानी है, जिसकी वजह से सरकारी एजेंसियों ने लोगों को गांव छोड़कर ऊंची जगहों पर पहुंचने को कह दिया है। क्योंकि नेपाल की तरफ से पानी छोड़ा जाना अभी बंद नहीं हुआ है, इसलिए यूपी सरकार ने बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की मदद के लिए 21 बाढ़ केंद्र और 40 बाढ़ चौकियां बनाई, जिनके जरिए मुसीबत झेल रहे लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ की वजह से अब तक हजारों एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जबकि सरकारी एजेंसियों को नेपाल की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक अभी करीब 4 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है, जो किसी भी समय पहुंच सकता है। ये पानी पहुंचने के बाद घाघरा और शारदा नदियों का जलस्तर बढ़ना तय है, और अगर ऐसा हुआ तो लखीमपुर खीरी के अलावा कुछ और जिले भी बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां आफत की वजह नेपाल से आ रहा पानी नहीं बल्कि लगातार हो रही बारिश है। ऐसे ही जिलों में यूपी का मुरादाबाद भी है, जहां नदियां उफान पर हैं। पानी बढ़ने की वजह से नदी पर बना एक पुल पहले ही टूट चुका है, इसलिए अब लोगों को जान दांव पर लगाकर नदी पार करनी पड़ रही है। पानी की सतह पर चलती दिख रही घास असल में पशुओं का चारा है, जो एक बैलगाड़ी पर रखा गया। पूरी बैलगाड़ी पानी में डूबी दिखी, यहाँ तक कि साथ में चल रहे लोगों के भी गर्दन तक पानी पहुंच गया। लहरें थोड़ी सी भी तेज हुई तो इंसान तो क्या, बैलों के भी बहने का खतरा है। फिर भी कुछ लोग जान दांव पर लगा रहे हैं, तो कुछ लोग नाव के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर हैं। नाव का सहारा ले रहे हैं, नाव चल रही साहब। मौसम विभाग ने यूपी के कई इलाकों में अभी और बारिश का अलर्ट दिया है। फ्रांस से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मौसम की मार झेल रहे शहर गांस में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद वहां सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया और सड़क पर भरे पानी में कई गाड़ियां फंसी हुई नजर आई और लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान सड़क पर पानी का बहाव तेज होने की वजह से वहां लोगों के साथ हादसा होने का खतरा बना हुआ है। राजस्थान के धौलपुर से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां रेत के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर जब कार्रवाई की गई तो उन्होंने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। इस मामले में एक आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से पहले उसके साथियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इसकी नौबत तब आई जब पुलिस की टीम ने अवैध तरीके से रेत ले जा रहे ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की, जिस पर वो लोग रुकने के बजाय वहां से भागने लगे। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उनका पीछा किया, जिससे घबराकर रेत के अवैध कारोबारी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर वहां से भाग गए। इस दौरान एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में जिले के एसपी ने पुलिस वालों की इस बहादुरी की तारीफ की। जवाबी फायरिंग करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक व्यक्ति को दबोचा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और दूसरे आरोपियों की तलाश में जुट गई। अमेरिका के कोलोराडो से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां दिन दहाड़े 2 संदिग्धों और पुलिस वालों के बीच हुई गोलीबारी में एक संदिग्ध और एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई, जिसके बाद ड्यूटी के दौरान फायरिंग में मारे गए पुलिस अधिकारी के शव को सुरक्षाकर्मी एक काली वैन में रखकर ले गए।
इस दौरान उस गाड़ी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार दर्जनों पुलिसकर्मियों का काफिला चलता नजर आया, तो वहीं शूटिंग वाली जगह पर जांच अधिकारी और पुलिसकर्मियों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया और आम जनता को वहां से दूर रहने की हिदायत दी गई। जांच अधिकारियों ने पूरे इलाके को सील कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और इस दौरान वहां सड़क पर फायरिंग में इस्तेमाल हुई गोलियों के खोखे भी पड़े हुए नजर आए। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के डेटा को एक्सपर्ट्स कमेटी की मंजूरी मिल गई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि पिछले हफ्ते भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा एक्सपर्ट कमेटी को सौंपा था, जिसमें पाया गया कि कोरोना वायरस से लड़ने में भारत बायोटेक की ये वैक्सीन करीब 78% कारगर है। बताया गया कि तीसरे चरण में करीब 26,000 लोगों पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया गया था और देखा गया था कि आखिर कोरोना से बचाव में ये वैक्सीन कितनी असरदार साबित हो सकती है। श्रीनगर के नौगाम में आतंकी हमले में एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हो गए। इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को आतंकियों ने नमाज पढ़ते हुए गोली मार दी, तो वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनके निधन पर शोक जताया। दुनिया के कई हिस्सों के लिए परेशानी का सबब बन चुके कोरोना वायरस के नए रूप ने भारत में दस्तक दे दी है। दूसरी लहर के बीच कोरोना के नए रूप यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट ने भारत के 3 राज्यों में दस्तक दी है, जहां 29 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही कमजोर हो गई है, लेकिन कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल कर डराना शुरू कर दिया है। कोरोना के नए रूप को डेल्टा प्लस नाम दिया गया है, जिसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। दुनिया के कई देशों के लिए परेशानी की वजह बन चुका डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 29 मरीज मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2 और सिंधुदुर्ग, ठाणे और पालगढ़ जिले में 1-1 मरीज मिले हैं। यानी महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 21 मरीज मिल चुके हैं। बदलते वक्त के साथ महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना जांच सैंपल्स की जीनोम स्ट्रक्चरिंग कराने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हर जिले से 100 सैंपल लिए जा रहे हैं। 15 मई से अब तक 7,500 सैंपल इकट्ठा किए गए हैं, जिनमें से 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट के हैं। कोरोना के इस नए खतरनाक रूप डेल्टा प्लस का पहला मरीज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिला था। भोपाल में 65 साल की महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से अब तक मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के 5 मरीज मिल चुके हैं। डेल्टा प्लस से पहले तो एक आया था, बाद में और आए थे, ऐसे करीब 5 केस आए थे और 4 जो हैं स्वस्थ हैं और जो एक की डेथ हुई है। जो 4 हैं उन्होंने वैक्सीन पूरी लगवा चुके थे। कोरोना के इस नए रूप ने दक्षिण के राज्य केरल में भी दस्तक दे दी है। केरल के 2 जिले पलक्कड़ और पथनमथिट्टा से जमा किए गए सैंपल से डेल्टा प्लस वेरिएंट के कम से कम 3 मामले सामने आए हैं। पथनमथिट्टा में एक 4 साल का बच्चा डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज मिला। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैलने वाला पाया गया था। अब इसके डेल्टा प्लस में बदलने से दुनिया भर में इसे लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। ये कितनी तेजी से फैलता है, अभी इसकी जांच की जा रही है। The whole situation is so dynamic because of the variants that are now circulating, and as you said, the Delta variant is well on its way to becoming the dominant variant globally because of its significantly increased transmissibility. भारत में कोरोना के डेल्टा प्लस रूप जिन लोगों में मिला है, उनमें से कुछ ने वैक्सीन की 1 या 2 खुराक ले ली थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से इनमें से ज्यादातर की हालत खराब नहीं हुई। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक कोरोना के इस नए म्यूटेशन को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। ये भी तय है कि हर म्यूटेशन खतरनाक नहीं होता है, लेकिन फिलहाल जांच चल रही है कि ये नया वेरिएंट क्या वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। अल्फा के बाद डेल्टा और अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और ये एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। आज की ताज़ा खबर जारी है।